गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने कोलैड के बारे में पढ़ाया था। कोलैड वाला लेसन चल रहा था, लेसन 3, तो उसका नाम था मृदा कोलैड। तो हमने मृदा कोलैड के बारे में आपके लिए बताया था कि मृदा के वे कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कोलैड कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कोलैड कहते हैं। अब विलेयता के आधार पर इसको हमने 2 भागों में भी बांटा था। कौन कौन सा था? एक तो क्रिस्टलाभ और दूसरा था हमारा कोलैड। अब क्रिस्टलाभ क्या है अपन का? देखिए, क्रिस्टलाभ क्या होता है? क्रिस्टलाभ में होता है कि जो भी पदार्थ होता है जो जंतु झिल्ली से आसानी से बाहर निकल जाता है। देखिए क्या बताया था हमने, क्रिस्टलाभ वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से होकर आसानी से निकल जाते हैं, उसे क्या कहा था? क्रिस्टलाभ कहा था। इसी कोलैड में वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते या अति मंद गति से होते हैं या पूर्ण रूप से विसरित नहीं हो पाते हैं, उसे क्या कहा था? कोलैड कहा था। कोलैड का मैंने आपके लिए इसका संधि विच्छेद भी किया था। कोला प्लस ओर्स। कोला का अर्थ बताया था गोंद और ओर्स का अर्थ बताया था समान। तो इसका संपूर्ण अर्थ हुआ कोलैड, वो गोंद के समान चिपचिपा। क्या कहलाया? कोलैड कहलाया। तो कल हमने इसके बारे में बताया कोलैड, ठीक है ना। तो मृदा कोलैड के गुण बता दिए, उसकी डेफिनेशन बता दी, उसका जल विलेयता के आधार पर प्रकार भी बता दिए। और आज पढ़ेंगे हम कोलैड के गुण। कोलैड की परिभाषा मैं आपके लिए कल ही बता चुका हूँ। वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते या पूर्ण रूप से विसरित नहीं हो पाते, उसे क्या कहते हैं? कोलैड कहते हैं। आज पढ़ेंगे इसी कोलैड के गुण, ठीक है ना। चलो, कोलैड के गुण। अब ये कोलैड, क्या ध्यान रखना, मृदा कोलैड अलग होता है और कोलैड अलग होता है। तो कोलैड के गुणों में सबसे फर्स्ट गुण था अपन का विषमांगता। क्या था? विषमांगता। तो कोलैड वास्तविक विलयन नहीं बनाते। लिखेंगे कोलैड वास्तविक विलयन नहीं बनाते। कोलैड वास्तविक विलयन नहीं बनाते, ठीक है ना। कोलैड वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। तो कैसा होता है इनका विलयन? कोलैड वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। इनका विलयन विषमांगी होता है। कैसा विलयन बनाते हैं ये? विषमांगी। इनकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। इनकी, बस ये लिखना है, इनका विलयन विषमांगी होता है। विषमांगी में इनकी 2 प्रावस्थाएं, ठोस और द्रव, ठीक है ना, जिसे सोल कहा जाता है। ये लिखना है, इनका विलयन विषमांगी होता है, पहला गुण। दूसरा लिखते हैं विसरण। दूसरा गुण होता है विसरण। विसरण क्या होता है? कोलैड विसरण गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गुण भी प्रदर्शित करते हैं? विसरण का। कोलैड विसरण गुण प्रदर्शित
करते हैं। कोलॉइड कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? विसरण गुण प्रदर्शित करते हैं, जो कि अर्धपारगम झिल्ली से अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित, जो कि अर्धपारगम झिल्ली से विसरित नहीं होते, जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते। तो दूसरा गुण क्या प्रदर्शित किया इन्होंने? विसरण का। कोलॉइड विसरण गुण प्रदर्शित करते हैं, जो कि अर्धपारगम झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। तीसरा है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति तीसरा गुण कोलॉइड कौन सा प्रदर्शित करते हैं? ब्राउनियन गति। कोलॉइड कण टेढ़ी मेढ़ी गति में है। कोलॉइड कण टेढ़ी मेढ़ी गति में निरंतर कंपन करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति क्या है? देखिए, कोलॉइड कण टेढ़ी मेढ़ी गति में निरंतर कंपन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। जैसे देखो, कोलॉइड कण इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ठीक है ना। अब इसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। ये एक प्रकार की ब्राउनियन गति है। कोलॉइड कण है वो टेढ़ी मेढ़ी गति में लगातार कंपन करते हैं। तो ये गुण किसका होता है? कोलॉइड का गुण होता है ब्राउनियन गति। अगला होता है विद्युत आवेश। अगला गुण होता है विद्युत आवेश। कोलॉइड कणों पर ऋण आवेश होता है। इसमें लिखेंगे कोलॉइड कणों पर ऋण आवेश होता है। अब इन पर जब ऋण आवेश होता है तो ये किसको अधिशोषित करते हैं? ये धनायन को अधिशोषित करते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड का अगला गुण कौन सा? विद्युत आवेश। तो कोलॉइड कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसीलिए ही मृदा हमारी उर्वर होती है। जिस मृदा में धनायनों की मात्रा अधिक होती है वह मृदा हमेशा उर्वर होती है। अगला लिखेंगे, इसका अगला गुण होता है वही टिंडल प्रभाव। ऋण आवेश है ना। पांचवा गुण होता है टिंडल प्रभाव। पांचवा गुण है टिंडल प्रभाव। अब इसमें देखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है, तो
क्या होता है, जो मृदा के जो कण होते हैं वो लटके हुए दिखाई देते हैं, जो धूल के कण होते हैं। गुजारा जाता है तो धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये गुण कौन प्रदर्शित करता है? कोलैड टिंडल प्रभाव गुण प्रदर्शित करता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो धूल के कण उसमें स्पष्ट लटके हुए दिखाई देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपने देखा होगा कि जैसे हमारी कोई भी दीवार होती है उसमें इस प्रकार से प्रकाश गुजरता है, कोई भी होल होता है एक उसमें इस प्रकार से, तो यहाँ से जब सूर्य की ये फोकस आ रही है, ठीक है, अब यहाँ ये अपन का ये होल है उसमें से होकर प्रकाश गुजर रहा है, तो यहाँ पर अपन को धूल के कण स्पष्ट लटके हुए दिखाई देते हैं। तो यही क्या होता है? हमारा टिंडल प्रभाव। इसको कौन प्रदर्शित करता है? कोलैड प्रदर्शित करता है। अब अगला पॉइंट है छठवां, अधिशोषण। छठवां पॉइंट है अधिशोषण। अधिशोषण का गुण भी कौन प्रदर्शित करता है? कोलैड कण अपनी सतह पर, कोलैड कण अपनी सतह पर धनायनों को आकर्षित करता है। धनायनों को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? धनायनों को आकर्षित करता है, जिसे अधिशोषण कहते हैं। जिसे अधिशोषण कहते हैं। देखिए जो कोलैड होता है उस पर मैंने बताया था ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। इसलिए ये जो कोलैड होता है किसको आकर्षित करता है? धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और सतह पर धनायन उपस्थित हो जाते हैं। सतह पर धनायन आकर्षित हो जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। तो कोलैड कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? अधिशोषण का। ये सतह पर क्या होता है? ये सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो कोलैडों के द्वारा अधिशोषण का गुण प्रदर्शित किया जाता है। ये सारा जो धनायन अधिशोषित होते हैं वो किसके कारण? क्योंकि इसकी सतह पर ऋणायन पाया जाता है। अब ये हुए अपन की कोलैड की गुण भाई। अब आगे चलेंगे हम मृदा कोलैड के प्रकार। अब पढ़ेंगे मृदा कोलैड के प्रकार। देखो हमने अब तक क्या पढ़ लिया है? मृदा कोलैड की परिभाषा पढ़ाई थी, मृदा कोलैड के गुण पढ़ाए थे, कोलैड पढ़ाया और कोलैड के गुण पढ़ाए। ये हमने कंप्लीट किया है। और अब क्या पढ़ेंगे आगे? आगे का टॉपिक है मृदा कोलैड के प्रकार। किसके प्रकार हैं? मृदा कोलैड के प्रकार। हेडिंग डालेंगे मृदा कोलैड के प्रकार। मृदा कोलैड के प्रकार, ठीक है ना। अब इसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो मृदा कोलैड दो प्रकार के होते हैं। मृदा
कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मृदा कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, अब इसका हम वर्गीकरण करते हैं। मृदा कोलाइड इसका वर्गीकरण करेंगे तो इसको दो भागों में बांटेंगे। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अकार्बनिक कोलाइड और दूसरा होता है कार्बनिक कोलाइड। अब अकार्बनिक कोलाइड को वापस से किस में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। अकार्बनिक कोलाइड को वापस से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है सिलिकेट क्ले और दूसरा बांटा जाता है एल्युमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड। इनमें अकार्बनिक कोलाइड को दो भागों में बांटा गया, एक तो है सिलिकेट के लिए और एक है एल्युमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड। अब सिलिकेट क्ले को तीन भागों में बांटा जाता है। सिलिकेट क्ले को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। अब तीन भाग इसके कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है केओलिनाइट क्या होता है? केओलिनाइट। और दूसरा होता है मोंट मोरेलो नाइट। दूसरा होता है मोंट मोरेलो नाइट और तीसरा होता है एलाइट। ये इसके तीन प्रकार हैं भाई। सिलिकेट क्ले को तीन भागों में बांटा गया है, केओलिनाइट, मोंट मोरेलो नाइट और एलाइट में। और कार्बनिक कोलाइड में केवल हमारा ह्यूमस आता है। क्या आता है? ह्यूमस आता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है, ह्यूमस हल्के गहरे भूरे रंग का कोलाइड युक्त पदार्थ क्या होता है? ह्यूमस। क्या होता है भाई? ह्यूमस। हल्के गहरे भूरे रंग का कोलाइड युक्त पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए, जो भी अपन के पेड़ पौधे, देखो इसको समझेंगे, जो भी अपन के पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं, उनके अवशेष कहाँ आते हैं? मृदा पर। कहाँ आते हैं? सॉइल के ऊपर आते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। अब इनका विच्छेदन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। इनके अवशेष क्या क्या हो सकते हैं? जड़, तना, फूल, फल, पत्ती, सारे जो भी अवशेष हैं कहाँ आते हैं? यहाँ से सॉइल के ऊपर आते हैं। अब यहाँ इनका क्या किया जाता है? विच्छेदन किया जाता है। विच्छेदन करने के बाद में, अब ये क्या थे? कार्बनिक पदार्थ ही तो थे। इनका विच्छेदन किया किसने? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए। पहले सूक्ष्म जीवों ने अपना खाना खाने के लिए उनका विच्छेदन किया। विच्छेदन करने के बाद में उन्होंने खा कर के उसे वापस से बाहर निकाला, तो फिर अपन को, पहले तो इसका कलर बिल्कुल काला था, अब इसका हल्का काला या हल्का भूरे रंग का कलर चेंज हो जाता है। किसके बाद में? जब सूक्ष्म जीव इसमें क्रिया करते हैं उनके बाद में। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, वो सॉइल के ऊपर आते हैं, उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं।
सूक्ष्म जीव उनका विघटन करते हैं। विघटन करने के बाद में हल्के गहरे भूरे रंग का जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। आगे समझ में। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम इनका वर्गीकरण। इनके वर्गीकरण में सबसे पहले हम अब इसको देख लिए एक बार और। मृदा कोलैड है, उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट अकार्बनिक कोलैड और सेकंड है कार्बनिक कोलैड। अकार्बनिक कोलैड को दो भागों में बांटा गया है, सिलिकेट क्ले और दूसरा एल्युमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड। और सिलिकेट क्ले को भी वापस से तीन भागों में बांटा गया है। वो हैं पहला है केओलिनाइट, दूसरा है मोंटमोरियलाइट, तीसरा है एलाइट। ये उतार लिया होगा। अब पढ़ेंगे हम अकार्बनिक कोलैड, इनका वर्गीकरण लिखेंगे, है ना। वर्गीकरण में अकार्बनिक कोलैड सबसे फर्स्ट डालेंगे अकार्बनिक कोलैड। अकार्बनिक कोलैड, अकार्बनिक कोलैड, अकार्बनिक कोलैड। अब देखो अकार्बनिक कोलैड हम क्या हैं। अकार्बनिक कोलैड में आपने देखा था क्या आया था, देखो ये हमने वर्गीकरण किया यहाँ पर, तो उसमें क्या आया था, सिलिकेट क्ले, सिलिकेट क्ले ये आई थी ना। और एक आया था आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीज़ इसमें आई थी अकार्बनिक में, है ना। अब इसको भी हमने इसमें यहाँ पर तीन भागों में बांटा था। एक तो थी हमारी कौन सी, केओलिनाइट, मोंटमोरियलाइट और तीसरी थी एलाइट। अब देखो अकार्बनिक कोलैड जो है अपन का, उसमें क्या आती हैं, मृतिकाएँ आती हैं, क्ले आती हैं। क्या आती हैं, क्ले आती हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, है ना। तो वे कोलैड जिनमें मृतिका कणों का, वे कोलैड जिनमें मृतिका कणों का व्यास 0.002 mm से कम होता है उसे अकार्बनिक में क्या आ रही है, मृतिकाएँ आ रही हैं ना। तो मृतिका के कणों का व्यास देख लिया हमने। अकार्बनिक कोलैड या ये क्या है, खनिजी तो है, या सिलिकेट क्ले में क्या है, खनिजी आ रही है ना। केओलिनाइट, मोंटमोरियलाइट सारी क्या है, खनिज। क्या कहते हैं इसे, अकार्बनिक कोलैड या खनिज कोलैड। अकार्बनिक कोलैड या खनिज कोलैड भी कहते हैं। अब सुनिए, इसको हम बताएं आपके लिए, मृतिका कणों का व्यास कैसे होता है। देखो मृदा में जो कण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन, बालू, सिल्ट और क्ले, ठीक है ना, क्ले। तो बालू के कणों का 0.2 से 2 mm व्यास के होते हैं। इसके जो कण होते हैं बालू के 0.2 से 2 mm व्यास के होते हैं। इसका मतलब ये बहुत मोटे होते हैं। सिल्ट के होते हैं 0.2 से 0.02 mm व्यास के, इसके इतने होते हैं। और क्ले के देखते हैं हम तो 0.002 mm से कम व्यास। देखो क्ले होती है ना, तो उसके कण कितने होते हैं, 0.002 mm से कम। तो इन्हीं के आधार पर हमने क्या इसकी परिभाषा लिखाई है कि अकार्बनिक कोलैड में हमने बताया था सिलिकेट क्ले आती हैं,
किले जिनका व्यास बहुत कम होता है तो उनके कणों का आकार हमने लिख दिया। ये सारी क्या है, क्यूलनाइट, माउंट मोरलैंड, एलाइट क्या थी, उसमें किले हैं। तो ये अकार्बनिक कोलैड की इस प्रकार से परिभाषा हो गई। अब लिखेंगे मृत्तिका कोलैड, अगली हेडिंग डालेंगे मृत्तिका कोलैड। मृत्तिका या अकार्बनिक कोलैड को दो समूह में बांटा गया है, मृत्तिका या अकार्बनिक कोलैड को दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है, ये आपके लिए अभी लिखाया था मैंने कि एक तो है सिलिकेट किले, कौन सी है, सिलिकेट किले, और दूसरी है अपन की आयरन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें इसको दो भागों में बांटा गया। मृत्तिका या अकार्बनिक कोलैड को कितने भागों में बांटा था, कितने समूह में बांटा, सिलिकेट किले में और आयरन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिलिकेट किले को वापस से 3 भागों में बांटा गया था। अब इसमें लिखेंगे सिलिकेट किले मृत्तिकाएं होती हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। हेडिंग डालेंगे सिलिकेट किले या मृत्तिका की संरचनाएं। सिलिकेट किले या मृत्तिका की संरचना। तो इसके जो सिलिकेट किले या मृत्तिका 3 प्रकार की होती है, क्यूलनाइट, माउंट मोरलैंड और एलाइट। उसकी केवल हमको बाहरी संरचना के बारे में देखना है, ठीक है, संरचना के बारे में देखना है, ये हेडिंग डालनी है। अब इसमें हमको लिखना है सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें रूप। तो इसका रूप देखेंगे कि इसका कैसा रूप होता है। इसके कणों का रूप इसमें लिखो, इसके कणों का रूप प्लेट्स के समान किसके समान होता है, प्लेट्स के समान होता है। जो हमारी किले या मृत्तिकाएं हैं उनकी संरचना हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इसका रूप कैसा होता है, प्लेट्स के समान होता है, या पुस्तक पृष्ठों की पतली परत के समान षटभुजाकार होता है। इसके कणों का रूप प्लेट्स के समान होता है या षटभुजाकार, ऐसा इसका रूप होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सतह क्षेत्रफल। दूसरा है सतह क्षेत्रफल उसका कैसा होता है। पहले इसकी संरचना को देख रहे हैं, फिर इनके बारे में हम इनको बनवाएंगे। सतह क्षेत्रफल कैसा होता है, इनका बाहरी क्षेत्रफल, इनका बाहरी कहते हैं बाहरी, इनका बाहरी क्षेत्रफल अधिक होता है। बाहरी जो क्षेत्रफल है वो कैसा होता है, अधिक होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे विद्युत आवेश। तो इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, इनके कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। जब इस पर ऋण आवेश पाया जाता है तो ये धनायन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तभी मृदा कैसी होती है, उर्वर होती है। अब अगला है अधिशोषित धनायन। चौथा अधिशोषित धनायन। अब इन पर ऋण आवेश पाया जा रहा है तो ये कौन सा आयन अधिशोषित करेंगे, धनायन को अपनी ओर अधिशोषित करते हैं। ये अपनी पृष्ठ पर पृष्ठ पर धनायनों को अधिशोषित
अधिशोषित करते हैं। क्यों करते हैं धनायनों को अधिशोषित? क्योंकि इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, मृत्तिका को 3 भागों में बांटा गया है। खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से हेडिंग डालेंगे, खनिजन एवं रासायनिक, खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से मृत्तिका या किले को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये मैंने ऊपर बताया है, जो सिलिकेट किले है, जो खनिज किले, खनिज भी कहते हैं इसे, तो ये कितने भागों में बांटी? 3। तो फर्स्ट कौन सा बताया था मैंने? क्योलैट, दूसरा मोंटमोरलैट और तीसरा बताया था एलैट। अब इनके बारे में हम आपके लिए कल बताएंगे अगली वीडियो के माध्यम से। तो इनका वर्गीकरण बताएंगे कि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले केओलिनाइट, इसकी संरचना के बारे में हम आपके लिए बताएंगे। केओलिनाइट के बाद में मोंटमोरलैट के बाद में एलाइट। ठीक है, अब इसकी संरचना को हम अगली वीडियो में आपके लिए कल बताएंगे। ओके, थैंक यू।